नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक मुद्दा लेकर आए जिस मुद्दे पर हिंदुस्तान ने तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि गली में कुत्ता जब पागल हो जाता है तो गली के लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। यहां तो एक ही घर में दो दो कुत्ते और वो भी जहरीले और पागल होके हैदराबाद तो खराब कर ही चुके, अब पूरे हिंदुस्तान को जहरीला बनाने पर निकले हुए हैं। और देश की न्यायालय, देश की पुलिस व्यवस्था, सरकारें चुप है, कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं करे। ऐसे में ये जिसको भी काटेगा उसके शरीर में जहर जाएगा। और दुर्भाग्य से ये 125 करोड़ के हिंदुस्तान को काट रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी हां, हम बात करें जो चुना हुआ सांसद है, कसम तो इस देश के संविधान की लेता है, लेकिन इस संविधान के आधार पर बनी हुई व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए फांसी की सजा जिस आतंकवादी को 22 साल की प्रक्रिया के बाद मिली है, उसका पक्ष लेते हुए जाति धर्म की बात करता है। कहता है कि ये मुसलमान है इसलिए फांसी दी जा रही है। क्या ऐसे व्यक्ति ने देशद्रोह नहीं किया है? किसी आतंकवादी का समर्थन करना आतंकवाद नहीं तो क्या है? और इस देश के न्याय व्यवस्था पर खुलेआम इस प्रकार से टिप्पणी करना, वो भी संविधान की शपथ लेने के बाद, ये कैसा कानून है? ये कैसी व्यवस्था है? क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र का आजादी या लोकतंत्र की स्वतंत्रता नहीं, ये लोकतंत्र का बलात्कार है। और इसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए हम पिछले कई सालों से इसके खिलाफ बोल रहे, लेकिन बाकी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए इसका भौंकना यहां तक बढ़ गया कि अब पूरे हिंदुस्तान में इसका दुष्परिणाम दिख रहा है। दुनिया भर के मीडिया में आज हेडलाइन से, और दुनिया भर का मीडिया भारत की न्याय व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहा है, भारत की प्रशासन की व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहा है। ऐसे में बिंदास बोल में यह मुद्दा लेना जरूरी है और हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। अगले 1 घंटे तक पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने ऐसे लोगों को जवाब देना है। और इसके लिए स्क्रीन पर चल रहे टेलीफोन नंबरों पर, स्काइप पर, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया को कहिए, हम उसको विदाउट एडिट पूरे दुनिया के सामने दिखाएंगे। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वो नाम जो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक से कम नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी शपथ तो हिंदुस्तान के संविधान की लेता है, लेकिन उसी संविधान के खिलाफ बोलता है और भारतीय संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है। खुलेआम एमआईएम पार्टी का नेता देश में भड़काऊ बयानबाजी करता है, रहता तो हिंदुस्तान में है और बातें राष्ट्र विरोधी करता है। ओवैसी देश के लिए वो काला दाग है जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए धर्म पर अभद्र टिप्पणी की। यही नहीं, खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि याकूब के पीछे किसी राजनीतिक ताकत के न होने के चलते उसे सूली पर लटकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यहाँ तक कहा कि याकूब मुस्लिम है इसलिए जल्दी फांसी दी जा रही है। ओवैसी ने उस आतंकवादी का समर्थन किया है जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, जो सीधे तौर पर मुंबई धमाकों में लिप्त था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद याकूब को फांसी होना तय। महाराष्ट्र सरकार ने फांसी के लिए 30 जुलाई का डेथ वारंट भी जारी किया है। ऐसे में आतंकवादी का समर्थन ओवैसी कर रहा है। ये पहली बार नहीं जब ओवैसी भाइयों ने देश के खिलाफ बयानबाजी की। इससे पहले भी अकबरुद्दीन ने खुलेआम देश के कानून को नपुंसक करार दे दिया और पूरे देशवासियों को सबक सिखाने की घिनौनी बात कही। ऐसा देशद्रोही ओवैसी जैसा सांप देश के लिए जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। आए दिन देश के ये दोनों देशद्रोही देश के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसे जहरीले ओवैसी बंधुओं का सर कुचला जाए। असदुद्दीन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसे देशद्रोही को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए।
तो ये मुद्दा और इस मुद्दे पर हम चाहेंगे कि हिंदुस्तानी बेखौफ होकर बोले और ऐसे देशद्रोहियों को कड़ा जवाब दे। अब तक जब भी मैं इसके छोटे भाई के खिलाफ कार्यक्रम करता था, अकरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, तो तमाम कई लोग ऐसे कहते थे कि इसका बड़ा भाई ऐसा नहीं है। मैंने कहा अगर ये भाई है तो ये भी जरूर एक दिन यही भाषा बोलेगा, और लंबा टाइम नहीं गुजरा है, अब ये छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात इसने साबित की है, और इसको अब हाय अल्लाह करने की नौबत लानी होगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश भाई राम राम, मैं विक्की बोल रहा शामली से। हाँ, मैं कहना चाह रहा कि जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे जिहादी सुअर है, इनकी बाढ़ आ रही है देश में, इसका सबसे बड़ा कारण महात्मा गांधी के राष्ट्र विरोधी कर्म। उसने जो सेक्युलरिज्म के नाम अपेक्षा को बढ़ावा दिया अभी, तो उसके जो है आराम आराम से इसके दुष्परिणाम प्रभावित हुए कि ऐसे ऐसे गद्दार पैदा हो गए, और उसने जो है गद्दारी को सेकुलरवादी में बदल दिया। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे गद्दारों को समय रहते अगर ठीक नहीं किया गया, हालांकि यह ठीक होने की संभावना नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानियों को शायद इससे कड़वा शब्द आज हजम भी नहीं होगा, इसलिए ऐसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे गद्दारों को ठीक नहीं किया गया तो गद्दारों की पौध और बड़ी संख्या में जो बढ़ रही है, ये और बढ़ेगी, मल्टीपल होगी, कई गुना बढ़ेगी, और इसकी गति इतनी ज्यादा रहेगी कि हिंदुस्तान की व्यवस्था को उसको रोकने की क्षमता नहीं है। ये सत्य है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। चलिए इसका बयान देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए, याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर यह क्या बात है? बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं, तुम नहीं कर सकते। ये कुतर्क देकर लोगों में विष फैलाने की शैली है। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जिसके बाद ये लोगों के मन में उस विष फैलाने को, उन कुतर्कों को स्थान मिलता है। ये 200-250 से ज्यादा लोगों को मारने वाला और हजारों लोगों को अपाहिज करने वाला हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हिंदुस्तान के आतंकवाद के शुरुआत का सबसे बड़ा हमला, ये इसका मेन आरोपी है। ये उनकी तुलना भी कर रहा है या उनके तकनीकी आधार पर जो जवाब दे रहा है, ये इस केस के साथ मैच नहीं होते। ये केस 22 साल पुरानी है। इस केस के साथ जुड़े हुए तथ्य अलग है। इस केस में तमाम ऐसे पहलू है जो हिंदुस्तान के सामने आने चाहिए थे। तब की सरकारों ने, न्याय प्रक्रिया ने वो लाने नहीं दिए, और इसलिए याकूब का वो शैतानी रूप भी हिंदुस्तान के सामने नहीं आया, और इसलिए ये उसको मसीहा के तौर पर पेश करने पर तुले हुए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हिंद सर, मैं राहुल गेहार, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से आपको बताना चाहता हूं, ऐसे गद्दारों को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। और ऐसे एक गद्दार हैं, आज जिस तरह से एक आतंकवादी की ये लोग मदद करना चाहते हैं, हमें दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान में रहते हुए कि ऐसे आतंकवादी को जो रिहा करवाना चाह रहा हो, जो फांसी से हटाने के लिए चाह रहा हो, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। मगर मैं दूरदर्शन न्यूज का आभारी हूं, जो निश्चित रूप से समय समय पर समाज में कुरीतियां फैलाने वालों को जनता के सामने रखती है, और हम इन लोगों के कारनामों को देखते हैं। हम वादा करते हैं ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाला जाए। ये लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, ये समाज के
बहुत बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए और सबसे पहले इन्हें फांसी देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जब 4 साल पहले मैंने पहली बार इसके भाई के खिलाफ कार्यक्रम किया था तो यह हैदराबाद तक सीमित था। कई लोगों ने मुझे कहा कि इनको क्यों आप एक्सपोजर दे रहे हो, इनको क्यों देश को बता रहे हो। मैंने कहा कैंसर होता है, इसको आज बताओ नहीं तो कल बताओ। जितना जल्दी बताएंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे, तब ये संभावना फैलने की कम रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान ने इसका बंदोबस्त नहीं किया, सही ट्रीटमेंट नहीं की। अब भाई के बाद बड़ा भाई सांसद बनकर भी वही कैंसर पूरे हिंदुस्तान में फैला रहा है। और अभी भी जितनी आलोचना इसकी मीडिया के द्वारा होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। इसको अपना पक्ष रखने के लिए ओवैसी जी बोलकर मीडिया वाले क्यों सम्मान देते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। जो इस देश के न्याय व्यवस्था को सम्मान नहीं दे सकता, जो इस देश के संप्रभुता को, अखंडता को सम्मान नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति का सांसद होना तो एक तकनीकी भर आधार है। ऐसे व्यक्ति का नैतिक अधिकार निश्चित तौर पर सम्मान पाने का नहीं है और इसके लिए हम इसको जी नहीं लगाएंगे। यह किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हमारे ऊपर स्वतंत्र है। और मैं आपको यह भी बता दूं, यह बहुत डरपोक है। ऐसे जो भोंकने वाले लोग होते हैं ये बस दिखावा करते हैं। इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि यह हैदराबाद में मुझे बुलाकर जब चैलेंज किया कि हैदराबाद आके दिखाओ, मैं गया तो ये दोनों दिल वहां से भाग गए। और इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि ट्विटर पर मुझे जवाब दे सके। दोनों भाइयों ने मुझे और चैनल के अकाउंट को अपने ट्विटर पर ब्लॉक करके रखा है। ये उन लोगों को जवाब नहीं दे सकते जो सच्चा सवाल पूछेंगे। ये उन लोगों को घुमा फिरा कर जवाब देते हैं जो इनकी बात को इनके फॉलोअर तक, समर्थकों तक पहुंचाते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं राजस्थान से चूरू जिला से बोल रहा हूँ सर। हाँ, राजस्थान चूरू जिला से बोल रहा हूँ। एक किसान हूँ। ये ओबीसी को तुरंत देशद्रोही के मामले में मतलब चंद मिनटों के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए इसको। बिल्कुल, तुरंत चंद मिनटों में इसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश के अंदर ये मतलब भयंकर अफवाह फैला रहा है, ये गलत जा रहा है संदेश अपना। धन्यवाद। इसके ऊपर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, यह हिंदुस्तानियों की मांग है। देश के गृह मंत्री को हजारों नहीं लाखों लोगों ने फोन किए। देश की चुनाव आयोग को करोड़ों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन सरकारी व्यवस्था चू नहीं रेंग रही है। क्या कारण है कि देश में पोलादी पुरुष कहने जाने वाले राजनाथ सिंह अगर गृह मंत्री है तो ऐसे सांपों को क्यों नहीं कुचलते? क्यों नहीं इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगता? क्यों नहीं इनके ऊपर एनएसए लगता? अगर भारत सरकार चाहे और फिर भी या अगर खुलेआम घूम सकते हैं तो हमको भारत सरकार की उस ताकत पर दया आती है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? सर मैं जितेंद्र सिंह मोहन बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो इस देश में रहते हुए भी इस देश के विपरीत इस देश के विपरीत लोग कह रहे हैं कि इस देश के अंदर। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हमारा जो बयान है ना, कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए, इस कड़ी की व्याख्या करनी पड़ेगी। उसके पहले कम से कम हथकड़ी लगानी पड़ेगी और हथकड़ी लगाने की इस कानून में दम नहीं है, राजनेताओं में इच्छा शक्ति में दम नहीं है और समाज का दम तो कहाँ गायब है पता नहीं। और इसलिए कड़ी सी कड़ी कार्रवाई बस एक कर्मकांड रह जाता है, एक सरकारी बयान रह जाता है। उस कड़ी सी कड़ी कार्रवाई का डेफिनेशन क्या है और आखिर क्या बोलने के बाद कार्रवाई होगी? इस बोलने पर अगर कार्रवाई नहीं हो सकती तो आप इसके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? ऐसा क्या बचा है पिछले कुछ सालों में जो इसने नहीं बोला है? अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम जयदीप लखटकिया है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं एक भारतीय हूँ और किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हूँ, मगर अफसोस और मैं ओवैसी साहब जैसों के भी बहुत खिलाफ हूँ, मगर इस मामले में पहले तो उसको ओवैसी साहब मत बोलिए, उसको ओवैसी साहब मत बोलिए। ओके, ठीक है। ओवैसी के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, मगर इस मामले में लगता है उनकी बात में कहीं कुछ दम है। तमिलनाडु सरकार ने जब इस तरह के देखिए, मैं ऐसे कुतर्कों में नहीं आना चाहिए। ये कुतर्क देने के लिए क्या
किसी और की सजा नहीं दी इसलिए या लेट हुई या जो भी कारण रहा होगा, मैं किसी भी सजा या कोई भी जो दोषी है उसकी कार्रवाई के पक्ष में हूं, वो किसी भी धर्म का हो, मैं जिस धर्म को मानता हूं उसका भी हो या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए ऐसे कुतर्कों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, अशोक हाँ। पंचाल दिल्ली सागरा से। हाँ सुरेश जी, जब मैंने आपका बिंदास बोल प्रोग्राम देखा ना, पहली बार मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने आपसे जो है सिर्फ एक ये पूछा था कि ये सहनशीलता का अर्थ क्या है। बिल्कुल। तो सहनशीलता का अर्थ जो है मोदी जी भी भूल गए शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। मोदी जी को जो बिल्कुल। लाया गया है वो ऐसे नहीं लाया गया, किसी काम करने के लिए लाया गया है। धन्यवाद। और जब सहनशीलता के सीमा लांघी जाती है उसके बाद भी कोई सहता है तो उसको कायरता कहते हैं। और ये कायरता हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ के पुरुषार्थ के लिए ललकार रही है, लेकिन वो फिर भी इस कायरता को सहनशीलता का नाम देकर लेबल लगाकर चुप बैठी हुई है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, ये कहना चाहते हैं, ये सुअर का बच्चा जो ओबीसी है, ये पत्ता तो वफादार होता है देश का, ये तो पत्ता नहीं, ये तो साला सांप है जो जो भारत का दूध पी रहा है और भारत को डसने की कोशिश कर रहा है। इसका तो फन कुचलना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं और इसके लिए इसको भौंकने की कुत्ते की जो मैंने उपमा दी है उसको मैं वापस लेता हूं, क्योंकि कुत्ता कई गुना ईमानदार होता है, बल्कि वो ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। और इसलिए ऐसे लोगों को कुत्ता कहना भी कुत्ते का अपमान है और हम ईमानदार प्राणी का अपमान नहीं करना चाहते। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं संदीप शाह बोल रहा हूँ गोंदिया से। हाँ, हेलो। बोलते रहिए जल्दी। इसको तो फांसी दे देना चाहिए। हेलो हेलो। धन्यवाद। ये वो आपके सामने स्क्रीन पर फुल स्क्रीन दिखाते हैं, इसका ट्विटर अकाउंट है। जब सुदर्शन के अकाउंट से या मेरे अकाउंट से जब मैंने इसको ट्वीट पर संपर्क करने की कोशिश की तो इसने ये मैसेज है कि इस अकाउंट को ना फॉलो कर सकते हैं, ना मैसेज दे सकते हैं, ना इसके ट्वीट भी देख सकते हैं। इसको कंप्लीट ब्लॉक कहा जाता है। इसने हमारे सारे अकाउंट को ब्लॉक किया है, हमारे टेलीफोन नंबरों को ब्लॉक किया है। यह हमसे फोन पर बात नहीं करता, सुदर्शन के कैमरे के सामने नहीं आता। आखिर यह अपनी बात रखने के लिए बाकी चैनलों पर जाता है तो एक राष्ट्रीय समाचार चैनल जो देश के सारे डीटीएच पर उपलब्ध है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए क्यों नहीं आता? या अगर इतना सच्चा है तो हमारे सवालों से क्यों भागता है? हम इसको और इसके मर्दानगी को चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो सुदर्शन के माइक पर आए, सुदर्शन के कैमरे पर आए, अपनी बात रखे। हम सवाल पूछेंगे हिंदुस्तान की तरफ से, उसका जवाब दे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ मैं पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ आनंदी से। हाँ साहब हम हिंदू सोए नहीं है, हम सोए नहीं है, हम सोए नहीं। इस ऐसे कुत्ते को, औलाद को, एक सांप को हम काटते रहेंगे और हम सोए नहीं है। इसको जिंदगी भर हम तकलीफ करते रहेंगे, खानदान पूरी मिटाएंगे। जो इंडिया के, जो हमारे भारत के बारे में जो गलत शब्द निकालते हैं, इसके लिए मैं पूरा मेरा भेजा खराब हो गया है। मैं आनंदी से, प्रदीप येरुनकर आनंदी से बोलता हूँ, ये उसने ध्यान में रखना मन से बात। धन्यवाद। हम जानते हैं कि इस देश के कुछ हिंदुस्तानियों के रगों में खून है, लेकिन यह खून, यह हौसला हिंदुस्तान के सिस्टम में क्यों नहीं है? हिंदुस्तान के कानून में क्यों नहीं है? हिंदुस्तान के पुलिस व्यवस्था में क्यों नहीं है? संसद में बसने वाले सत्ता में क्यों नहीं है? आखिर किसी हिंदुस्तानी का, देशभक्त हिंदुस्तानी का खून खोलता है और उसको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह सब कुछ इस देश की व्यवस्था को क्यों नहीं लगता है? अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, जैसा कि बताते हैं ना, अगले दूसरे आतंकवादियों को फांसी दिया, वो नहीं बताया किसी को, वैसा ही करना चाहिए कि फांसी देने के बाद ही इनको पता लगे।
वो चीज गुप्त में रखनी चाहिए। और जैसे कि ये ओवैसी है, ये सब सपोले एक तरह से, ये सांप के बच्चे जहर ही उगलते हैं सर। बिल्कुल, और इसलिए इसको आप दूध पिलाओ, इसको आप कुछ भी करो, ये अपना रूप रंग जरूर दिखाएगा। इस देश के कुछ राजनेताओं ने इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया दी है वो आपको दिखाते हैं। उसको क्यों नहीं हुआ, इसको क्यों हुआ, ये सब विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। कि हम पॉलिटिकल पार्टियों को इस पूरे प्रकरण में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 12 मार्च 1993 को जो मुंबई में हुआ था उसे कोई नहीं भूल सकता। इस किस्म के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए और खासकर उसको किसी मजहब से या कम्युनिटी से जोड़ना नहीं चाहिए। ये तीनों चेहरे को दोबारा दिखाइए। क्या आप इन लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, इन लोगों की प्रतिक्रिया से आपको लगता है कि ओवैसी पे कोई फर्क पड़ेगा? ये शाहनवाज हुसैन इससे ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे? ये संजय निरुपम हमारे जैसे राजनीतिक दलों में कह रहे हैं, संजय निरुपम क्या अपने आप को उसके साथ जोड़ते हैं? और अगर नहीं बोलेंगे तो मैं भी साथ जोड़ूंगा। और ये धर्मगुरु सियासत की बात करते हैं। ये ओवैसी जो कर रहा है ये सियासत नहीं है, ये देशद्रोह है, और इसके लिए इसको सियासत कहकर उसको बचाने का कोशिश नहीं होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद सर। बोलिए। जी सर, एक्चुअली मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और हमारा बहुत सारी दोस्त है जो मुसलमान है। हाँ। तो आज ही एक हम लोगों का दोपहर के बाद एक बात हो रहा था कि जो अच्छा हिंदू और हमारा मुसलमान दोस्त है सब एक साथ मिलके इन लोगों का विरुद्ध में आवाज उठाना है मीडिया के साथ, क्योंकि ये लोग पूरा हमारा देश को खत्म करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, धन्यवाद। और इसके लिए हमने अपनी जाति नहीं बताने की जरूरत है, हम सब हिंदुस्तानी है, ये पहचान दीजिए। ऐसे हिंदुस्तान को टुकड़े करने की इच्छा रखने वाले जो जिना की वंशावली है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये जिना है, ये जिना के फॉर्मूले को अपना रहा है, इस देश में विभाजन की नीति का ये नींव डाल चुका है। मैं डाल रहा है नहीं कहूंगा, ये डाल चुका है, कई साल पहले डाल चुका है। और इस देश में अब ये दलित और मुस्लिमों की गांठ बांधकर इस देश में एक ऐसा विष फैला रहा है जिसकी शुरुआत इसने महाराष्ट्र से की है। अभी उत्तर प्रदेश में जाएगा, तमाम उन जगह पर जाएगा जहां का हिंदुस्तानी नहीं जागेगा, वो इसका बलि जरूर बनेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए। हेलो सर, क्या कहना है आपको? मैं सर फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना सर। मैं एक छोटा आदमी हूँ, मोहनलाल सहगल। सर, अगर बाय द वे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से, अगर हिंदुस्तान का बंदा हिंदू कोई ये बात कह देता है इतने बदतमीजी से जो हिंदुस्तान में ये ओबीसी कह रहा है, तो उसके साथ क्या किया जाता? बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे साफों को जो विष फैलाने की छूट है, हम नहीं चाहते कि दूसरे किसी को मिले, हम तो चाहते कि किसी को भी नहीं मिले, कोई नहीं बोलना चाहिए। इस व्यवस्था में 22 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। जिनके बच्चे मरे उनको उस 22 साल के दर्द को पूछिए, जिसका सिंदूर मिटा उस विधवा को पूछिए ये 22 साल उसने कैसे काटे, जिसके पिता इस बम धमाके में मरे उस बच्चे को पूछिए कि वो 22 साल उसने पिता के बगैर कैसे गुजारे होंगे। उस बहन को पूछिए जिसकी 22 रक्षाबंधन उस अपने भाई के हाथ पर राखी बांधे बगैर कटी गई होगी और आगे भी उसके जीवन में मृत्युदम आखिरी क्षण तक उसका भाई का हाथ नहीं मिलेगा। उस दुख को, दर्द को एहसास करने के लिए उस भूमिका में जाके देखिए। उस भूमिका में जाकर तब पता चलेगा कितने लोगों के परिवारों को जो दुख पहुंचा है उसकी गहराई क्या है। ओवैसी जैसे निर्दयी लोग, राक्षस तो मनुष्य की संवेदना को नहीं समझ सकते, कम से कम हिंदुस्तानी तो समझ सकता है, वो तो यह प्रयास जरूर करे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। हाँ, बोलिए। सुदेश जी नमस्कार। हाँ, चंद्रहास प्रताप सिंह झांसी से बोल रहा था। बोलिए जी। एक्चुअली अभी जो आपका टॉपिक मैंने देखा तो यही देख रहा हूँ, इस देश में कितनी विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। आज लोग अपने
क्षुद्र स्वार्थों के लिए देश को विभाजन के प्रति इतना तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। जाति, धर्म, मजहब सिर्फ अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए यूज करते हैं। हम ये कहते हैं अगर जैसे आतंकवादी कोई घटना है उसकी तो मैं भरपूर निंदा करता हूं। मैं सारे धर्मों में, सारी जातियों में संभाव में बिलीव करता हूं, लेकिन जो वैसी जैसे घृणित मानसिकता के लोग जो सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस भोलीदारी जनता को बेवकूफ और मूर्ख समझते हैं, इस तरह की विभाजनकारी हथकंडे अपनाते हैं, इसके लिए कोई कानून देश में क्यों नहीं बनता है? सिर्फ आतंकवादियों के लिए कानून बना देना काफी नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। आतंकवादियों के समर्थकों के लिए भी तो कानून होना चाहिए ना। आखिर उनको ग्लोरीफाई करने लिए, उनका महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ और आतंकवादी दूसरे बने, इसका माहौल बनाने के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ अमेरिका से नारायण कटारिया जी जुड़े हैं, जो ऐसे लोगों के खिलाफ वहां पर लड़ाई लड़ते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नारायण कटारिया जी, आपने बयान देखा होगा देशद्रोही ओवैसी का, क्या कहेंगे आप? नमस्ते जी, मैं विलास रेड्डी, विलास रेड्डी हमारे साथ जुड़े हैं। विलास रेड्डी जी, क्या कहेंगे? सर, मैं हैदराबाद से है। मेरा दोस्त लोग सभी मुसलमान है। ये संविधान में हम भाई भाई जोड़ते हैं। हमारा घर में हिंदुस्तान में कोई गलती करते, कोई चोरी करते तो हम खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट को पूछते हैं। अभी ये दिन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा रिलीजन के बात करे तो ये बहुत दुखी है। ये प्रजास्वाम्य में, ये भारत देश का विभिन्नता में रिलीजन का ये है, ये संविधान में अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर कंट्री। ऐसा रिलीजन के लिए बात करें तो कुछ आतंकवादियों को सपोर्ट करना है तो हमारा घर में कोई गलती करे तो हम सपोर्ट करते क्या? नहीं। ऐसा आतंकवादी आके इंडिया आके वो 350 लोगों को मार दे तो इसको कोर्ट पनिशमेंट दे तो कोर्ट को भी आपादत करे तो कैसे? बिल्कुल, ये पूरा है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा करने से अमेरिका जैसे देशों में भारत की क्या छवि होती है? ये इधर ये रूल्स स्ट्रिक्ट है साहब। अभी कोई ऐसा बात करे तो ऐसा पकड़ के जाके अंदर जेल में डालते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते। हमारा भारत स्वतंत्र में इतना फ्रीडम है, कुछ भी बात कर सकते। मैं एक गवर्नमेंट को निवेदन करते थे, कोई बात करने वाला है तो थोड़ा तरीके से बात करना है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये अजीब आदमी, सादा सीधा आदमी नहीं है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बात करे तो क्या इंडिकेशन दे रहे? बिल्कुल, भारत देश का उन्नत क्या करेंगे? दिस इज बैड, वेरी बैड, वी आर फीलिंग बैड। ऐसा इंडिया में कोई ऐसा बात करे तो इसको जबरदस्त में जेल डालेंगे, पनिशमेंट करना है। मैं ये बीजेपी गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं रिक्वेस्ट करते हूँ, ऐसा कोई बात करे तो इसको। बिल्कुल, धन्यवाद। यह है विलास रेड्डी जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े थे। कई लोग आज बात करना चाहते हैं और हम सब लोगों को मौका देंगे, बल्कि इस मुद्दे को हम लगातार अभी उठाते रहेंगे, कल भी इसी मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को वो एक्सपोज करना यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य, ऐसा हम मानते हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं देशद्रोही ओवैसी का। हम आज आपको ओवैसी के इस देशद्रोही कारनामे और ऐसी लंबी सीरीज के साथ इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, जिससे कि आपको इन देशद्रोहियों का पूरा परिचय हो। ये देशद्रोही केवल मेमन, याकूब मेमन का समर्थन नहीं करते,
इस हिंदुस्तान की जमीन को, हिंदुस्तान को अपनी बाप की जायदाद कहते हैं और खुलेआम कहता है। देखिए वीडियो। आपकी सरजमीन है ये। हम तमाम सारी कायनात क्या है, बनी आदम है नहीं है। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है। पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे हो। और ये क्या सरजमीन है हिंदुस्तान की। सुनो आरएसएस वालों, ये जो हिंदुस्तान की सरजमीन के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यहां से ठंडी हवा की खुशबू आती है, तो ये हमारी बाप की सरजमीन भी हुई और यहां से ठंडी हवाएं जो खुशबू आ रही है, सुबह क़यामत तक यही ठंडी खुशबू हवाएं तौहीद और रिसालत की चलती रहेंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने से रोक सके। ये सरजमीन जैसा, ये स्वर्ग जैसा देश जहां से खुशबू आती है, लेकिन ऐसे खुशबू में ऐसे गंदगी फैलाने वाले कीड़े और ऐसे ऐसे विष बोने वाले, यहाँ पर विष के वृक्ष लगाने वाले लोग आ गए हैं, जिस कारण यहाँ की खुशबू में अब वो महक नहीं रही। इसको खराब करने वाले ऐसे लोगों ने उसको इतना रौंद दिया है और चुप बैठने वालों ने इसके नंगे नाच को सहा है, जिस कारण ये स्वर्ग समान हमारा ये देश अब वो बात नहीं रहा है। हमारे साथ नारायण कटारिया जी अमेरिका से जुड़े हैं। नारायण कटारिया जी, आप तो दूसरे सरजमीन पर गए हैं, दूसरे देश के जमीन पर गए हैं। इस देश के जमीन को काबू करने के लिए और कब्जा करने के लिए ऐसे सांप इस देश में पल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि याकूब मेनन जो है ये एक टेररिस्ट है और इसने हमारे 200-250 लोगों का खून किया। और इस टेररिस्ट की जो सपोर्ट करता है, ये जो ओवैसी ब्रदर हैं, ये जो इसकी सपोर्ट करते हैं, मेरे ख्याल से दे शुड बी ट्रीटेड एज टेररिस्ट आल्सो। और इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा कर देना चाहिए, इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए जल्दी से। और डेमोक्रेसी, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इसके लिए, ऐसे टेररिस्ट के प्रचार करने के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी हमारे देश के लोगों को है और उन लोगों को, ये लोग जो हैं, ये ओवैसी ब्रदर हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर इतनी बगावत फैला रहे हैं और सारे चैनल उनको दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी चैनल इनको दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि वो जो हैं बढ़ावा दे रहे हैं, टेररिज्म की आइडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। और ओवैसी ब्रदर जो हैं वो देश के अंदर कम्युनल डिस्कॉर्ड पैदा कर रहे हैं। इन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे रूल होने चाहिए जैसे इन लोगों को, डेमोक्रेसी इन लोगों के बोलने के लिए नहीं है। ये लोग देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, दे आर एंटी नेशनल एक्टिविटीज, और इनको पकड़ के जल्दी से जेल में डाल देना चाहिए और कड़े में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो इनको सपोर्ट करते हैं और जो इनके व्यूज को प्रोपेगेट करते हैं, उन लोगों को भी करके कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर ऐसे लोग अब कटारिया जी, आप तो कार्रवाई करने की बात बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का मीडिया तो इसको सांप बोलता है, जिसको सांप को सांप बोल रहा है, बताइए। नहीं, ये जो है ना, ये सांप नहीं है, ये सांप हैं। तो इन लोगों को सांप की तरह ट्रीट करना चाहिए और ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने 47 में भी पाकिस्तान, ऐसी आइडियोलॉजी की वजह से पाकिस्तान हुआ था, देश के 2 टुकड़े हो गए थे और जिन लोगों को पाकिस्तान को पसंद करना था वो चले गए। और जो लोग अभी तक यहाँ हैं, उन लोगों को मेरा ख्याल है अगर वो हिंदुस्तान के साथ, दूसरे हिंदुस्तानियों के साथ डेमोक्रेसी का फायदा लेना नहीं आता है और देश में बगावत करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, मेरा ख्याल है इन लोगों को और जो इनको सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियस एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। साथ में आप जैसे विदेश में रहने वाले जो अनिवासी भारतीय हैं, उन लोगों ने क्या करना चाहिए? हमारे को तो ऐसे लोग एकदम पसंद नहीं है। यहाँ अमेरिका में तो टेररिज्म के ऊपर देखो, एक दफा टेररिस्ट एक्ट हुआ था
2000 जब भी हुआ था, उसके बाद में यहाँ कोई सीरियस टेररिस्ट एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी इसके अगेंस्ट बोलता है उसको गवर्नमेंट पकड़ के फटाफट बंद कर देती है, उनके ऊपर सर्वेलेंस होती है और वो उनकी एक्टिविटीज कैसे होती हैं, FBI चली जाती है, सब कुछ उनके ऊपर हो जाता है और एक्शन हो जाता है। लेकिन इंडिया में मेरा ख्याल है रूल ऑफ लॉ जो है अच्छी तरह से बराबर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद कटारिया जी। ये थे नारायण कटारिया जी, जो अमेरिका में भारत की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तमाम ऐसे ओवैसी वहाँ पर जब जाते हैं, या वहाँ पर भी ऐसे ओवैसी है, उनका भी ये मुकाबला वहाँ पर करते हैं, और इसलिए आज हमने उनको इस कार्यक्रम में जोड़ा था। आप भी स्काइप पर कॉल करके अपनी बात को वीडियो में हमारे सामने, हिंदुस्तान के सामने कह सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये हर व्यक्ति जन्म लेते समय मुसलमान होता है, ये कैसे कहता है। इस समय देखने वाले तमाम धर्मों के जो भी हमारे प्यारे दर्शक हैं, ये आपको भी मुसलमान कहता है। देखिए, दुनिया में पैदा होता, सुन लो से सालो, हर कोई भी दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। दुनिया में पैदा होता, सुन लो से सालो, हर कोई भी दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं जोधपुर से गुलाब सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, कांटा निकलेगा कांटे से, विष होगा विष से निर्मूल, दुष्टों पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की भूल। मेरा कहना साहब, ये ओवैसी नहीं है, वैसी बोल रहा है। सर, अब हिंदुस्तान को कोई नहीं तोड़ सकता। हिंदुस्तान कभी भी टूटा न टूटेगा कभी इन लोगों से। ये भ्रम में मत रहिए, ये भ्रम में मत रहिए। हिंदुस्तान हम पहले दुर्भाग्यवश टूट चुका है, और ऐसे जीना को, सांपों को समय पर नहीं पहचानेंगे तो टूटने का डर रहता है। हम जीवित रहते तो नहीं टूटने देंगे, लेकिन फिर भी ये डर है। इस सत्य को स्वीकारिए। बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था आपको कि सर्वे हिंदू सुखिन। हेलो। हाँ हाँ। सर्वे हिंदू सुखिन, सर्वे किंतु मरे मियाँ। यस सर। जय हिंद सर। चलिए, हम ऐसा नहीं कहना चाहेंगे। हम तो उसी हमारे परंपरा की जो बात है, हम तो समस्त विश्व की बात करेंगे। लेकिन विश्व में ऐसे सांप भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर कहेंगे, और ये प्रार्थना ईश्वर से पूरे विश्व को सुख शांति दे, ऐसी प्रार्थना ऐसे पशुओं के लिए लागू नहीं होती। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर से। हाँ। मेरा कहना है, आज इस मीडिया में तमाम डिबेट चल रही है इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन मीडिया इसकी आलोचना करने के बजाय, इसके बयान की आलोचना करने के बजाय साक्षी महाराज के बयान की आलोचना कर रहा है। गजब की बात है। ओवैसी साहब और ओवैसी जी, उनको जो है साक्षी महाराज कह रहे, तो इतनी बड़ी बात है यहाँ पे। यस, मुझे यही कहना है, इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है कि जो ओवैसी साहब ने कहा है कि मेनन मुसलमान है और फांसी नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इन मुसलमान लोगों से कि जो आतंकवादी हमले होते हैं, इनमें सिर्फ मुसलमान ही क्यों होते हैं? उनके अलावा लक्ष्मण, अश्वनी, अर्जुन, ये सब क्यों नहीं होते? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, जय हिंद सर। हाँ हाँ, ये जो देशद्रोही है, इसको कानून क्यों नहीं पकड़ता है, मारता नहीं क्यों? उसको गोली से मारना चाहिए दिल्ली गेट पे लाके। हेलो। धन्यवाद। जिसको कानूनन गोली मारनी चाहिए, उसको गाली भी नहीं देते। अपनी मर्दानगी वहां तो कम से कम दिखाओ, क्योंकि लगे तो कम से कम कोई बोल रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। लेकिन नहीं, ये क्या कुछ वोट लेके, किसी गलती के गणित के आधार पर अगर सांसद बन जाता है तो सम्माननीय बन जाता है। इसको ऐसा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है कि इस देश के लोकसभा के सभापति के परमिशन के सिवा, या लोकसभा के सचिव के परमिशन के सिवा,
ये ऐसे ऐसे देशों में जाके आया है जहां पर इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें मजबूत हुई और पूरे दुनिया ने उसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। ऐसे देशों में जाकर आने के बाद भी मनमोहन सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कम से कम मोदी सरकार तो इस पर कार्रवाई करे कि ऐसे देशों में जाकर इसने क्या किया था। विदाउट परमिशन और सरकार को जानकारी दिए बगैर देश का कोई भी सांसद देश के बाहर नहीं जा सकता, और अगर जाता है तो उसके पीछे का राज क्या है, इसके क्रियाकलाप और इसके भाषा तो राज इस हिंदुस्तान के खिलाफ ही होगा। वो क्या है, इस पर जरूर नजर डालनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इजराइल से लेकर दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण देशों की एजेंसियों ने भारत सरकार को इसकी क्रियाकलापों के बारे में आगाह किया है। उस रिपोर्ट को जो सोशल मीडिया में थोड़ी बहुत लीक हुई है, मैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आह्वान करता हूं कि उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, या अगर सार्वजनिक नहीं कर सकते तो उसके आधार पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस देश के अखंडता को खतरे की घंटी बजा रही है। और ऐसे देने वाले देशों का आभार व्यक्त करने के बजाय, और जब हम ऐसे देश हमको जानकारी देते हम कोई कार्रवाई नहीं करते, तो अगली बार वो जानकारी क्यों देंगे? उनको लगता है कि जब ये ऐसे लोगों के अत्याचारों को सह सकते हैं तो बार बार इनके बारे में जानकारी देकर हम क्या करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मैं जयशंकर राय बोल रहा हूँ सर। हाँ हेलो, क्या सुरेश कहना जी है को आपको? और सुरेश जी के चैनल को कोटि कोटि नमन। हेलो, मैं जयशंकर राय साहिबाबाद लाजपत नगर से बोल रहा हूँ सर। आपको कोटि कोटि नमन और आपके चैनल को भी कोटि कोटि नमन। सर, जैसा कि आप हिंदू मतलब जो राष्ट्रवादियों के समर्थन में जो आप चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, इसका मैं बहुत 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 बधाई देता हूं आपको। रही बात जो है ये क्या नाम है, ओवैसी के संदर्भ में, ओवैसी जैसा देशद्रोही के संदर्भ में अगर कुछ लोग उसके बचाव में आते हैं, या एक आतंकवादी को फांसी हुई है और उसके बचाव में जो है कुछ राजनीतिक लोग जैसे कि शरद यादव जी कहते हैं अपने आप को समाजवादी नेता, और संजय निरुपम जी जो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, ऐसे लोग जो ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का जो है राष्ट्रद्रोहियों के समर्थन में आते हैं, ये समाजवाद का चोला पहने हुए शरद यादव जो बैठा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वाकई जो है। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं मेरा हौसला बढ़ाने वालों का आभारी हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपना समय, अपना एक कॉल मुझे हौसला बढ़ाकर मुझे और उत्साह देने की आवश्यकता नहीं। भगवान की कृपा से वो मेरे पास है और मरते दम तक उसको मैं लगाऊंगा। ये एक कॉल और आपकी ये भावना इस दरिंदे के खिलाफ कॉल कर कर उसके विरोध में बोलने में प्रकट करिए, उससे मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, हेलो, बोलिए। असुद्दीन ओवैसी जो है और से सांप के बच्चे को जो सीमा पर हमारे फौज का सिर काटा जाता है तो एक भी आंसू नहीं बहता है, और देश के गद्दारों के। बिल्कुल, धन्यवाद। हिंदुस्तान के भूमि को अपनी बाप की जायदाद कहने वाला ओवैसी पाकिस्तान के दरिंदों जारा जब भारत की सीमा पर हमारे भारत माता के सुपूतों के जब सर काटे जाते हैं तो इसके आंखों से आंसू नहीं आते, इसके मुंह से दरिंदे पाकिस्तान का निषेध नहीं होता। इस जमीन को, इस भारत माता को अपनी बाप की जायदाद कहने वाला आखिर पाकिस्तानियों को घुसने के लिए क्या सरजमीन नहीं तैयार कर रहा है, यह सवाल भी बनता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो हेलो सर, नमस्कार जनाब। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर मुझे कहना है कि जो ये हमारे देशद्रोही जो इधर से बोल रहा है, अगर हमारा कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान में इस तरीके के शब्द बोलता तो क्या उसको ये क्या लोग इसको कभी के फांसी चढ़ा देते हैं सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ जनाब कि ऐसे आदमी एकदम रेस्ट करके इसको इसी के साथ फांसी दे। बिल्कुल, धन्यवाद। इसको देशद्रोह का मुकदमा दायर करके जल्दी से जल्दी, सेकंड भी डिले नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को खुला रखने से, क्योंकि ये किसको काटेंगे और किसको मारेंगे, और इनका जो लक्ष्य है वो कोई व्यक्ति नहीं है, अब एक कोई शहर नहीं है
ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान है और उस डंक से बचाने के लिए इनको जल्दी से जल्दी ऐसे सांपों को कुचलने की जरूरत है। व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो भेजा है, उसको देखते हैं। आतंकवादियों का साथ देने वाला हर आदमी आतंकवादी ही होता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इन नंबरों पर आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं, जिसको हम इस कार्यक्रम में दिखाएंगे और हमारे सोशल मीडिया के सारे हैंडल पर भी देंगे। बाबा रामदेव की ये क्या मजाक उड़ाता है, देखिए। इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबो गरीब नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स। बर्तानिया में एक जजीरा उनके नाम के है, सुना अखबार में आया, उन्होंने बोले इनकम टैक्स अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए शायद। इन्हों योगा की डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है इनके पास। बाबा रामदेव जैसे श्रद्धेय व्यक्ति के खिलाफ भी ये कैसी गंदी टिप्पणी करता है। हिंदुस्तान जिस पर भी आस्था रखता है, वो व्यक्ति हो, संस्था हो, तिरंगा हो, संविधान हो, न्याय व्यवस्था हो, उन सब के खिलाफ ये जहर उगलता है और फिर भी अपने आप को सांसद कहता है और हम भी उसको सांसद कहते हैं। हम आपको दिखाते हैं साक्षी महाराज ने क्या कहा। अभी किसी कॉलर ने कहा कि साक्षी महाराज के बयान पर, इसके बयान की निंदा करने के बजाय देश का मीडिया साक्षी महाराज की निंदा कर रहा है। जरा देख लेते हैं क्या कहते हैं साक्षी महाराज। ये लगता है कि जो राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते, भारत के संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ की न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। रास्ता खुला हुआ पाकिस्तान जा सकते हैं। अब इस बयान में निंदा करने लायक क्या है? ये बयान को अभी मैंने देखा है, लेकिन इसमें निंदा करने लायक क्या है? और जिनको लगता है कि उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, ओबीसी को यहां से गलत जगह भेजा जा रहा है, भेजना नहीं चाहे तो अपने घर लेके जाइए, लेकिन इसको खुला मत छोड़िए, क्योंकि इसको खुला छोड़ेंगे तो ये ज्यादा नुकसान करेगा। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्ते सर, चौहान साहब, मैं अमरावती से बोल रहा हूँ, प्रकाश चौहान। हाँ, जिस प्रकार बॉर्डर पे पाकिस्तानी कुत्तों हमारी हिंदुस्तानी फौज जो है सेना जवाब देती है, उसी प्रकार हमारे देश में ओवैसी नाम का कुत्ता जो भोगता है, उसको गवर्नमेंट, अपनी आप की गवर्नमेंट भी जवाब देती है उसी प्रकार की। ये बोलता है कि सब मुसलमान पैदा हुए तो फिर काटपीट करने की जरूरत क्या पड़ती है इन लोगों को? इस आधार का लेकर के बोलता है कि मैं हम मुसलमान है, सब जन हिंदू करके। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो इसका वो दरिंदा भाई भी देख लीजिए, देशद्रोही का, जिस पर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है, वो इसका सगा भाई है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या जोड़ी है। देखिए। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये बोलने वाला अभी भी बाहर खुला रहा है। ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान की पुलिस की व्यवस्था, उसका मजाक है। ये खुलेआम इस व्यवस्था पर बलात्कार करते हैं और कोई नहीं बोलता है। हमारी देश के किसी भगिनी पर बलात्कार होता है, उसकी निंदा होनी चाहिए, निंदा कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके लिए मोमबत्ती लेकर निकलने वाले हिंदुस्तान पर हो रहे बलात्कार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्यों उनको सेकुलरिज्म का भूत उनके आड़े आता है? क्यों उनकी आंख पर तब पर्दा पड़ जाता है? या ऐसे लोगों से डरते हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसे दरिंदे से डरते हैं, इसलिए लोग इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम आपको कहते हैं कि ऐसे कॉलरों के, ऐसे बोलने वालों के खिलाफ केवल कॉल करके बात नहीं बनेगी। आप एक कॉल हमको तो जरूर करिए, अगला कॉल इस देश के गृह मंत्री को करिए, राजनाथ सिंह जी को कहिए कि आखिर कब तक इसको बाहर घूमने देंगे। एक कॉल वहां के मुख्यमंत्री को करिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री इसके पार्टी का समर्थन लेकर सरकार चला रहे हैं और इसलिए कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा भी पुरुषार्थ है तो कॉल करके उसको जगाइए, उनके सोशल मीडिया पर, उनके ईमेल पर, फोन पर, फैक्स पर, जहां पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं दीजिए,
थोड़ी सी तो इंसानियत और मर्दानगी कहीं बची होगी तो जाग जाएगी। जगाइए, ये भी करना जरूरी है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। आप भी स्काइप पर, फोन पर और सोशल मीडिया के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। कॉलर, जय हिंद। हेलो सूरज जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। इस सुअर को काट देना चाहिए। इस हमारी सरकार ऐसी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं सर। हमारे गांव में भी ऐसे 3-4 लोग होते, हमारे सब गालियां बोलते रहते भगवानों का। हम आप इसी को बोल नहीं सकते किसी को, इसीलिए जब तक आप बोलने का हौसला नहीं बनाएंगे तब तक इनको रोकने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। भाई साहब, बोलना होगा। हम तो बोलते हैं सर, दूसरा कोई बोलने जा रहा जाइए। बिल्कुल, हम आपके साथ है। वो जो ऐसे आप साथ है इसीलिए हम बोल सकते हैं इतना, नहीं तो हम इतना भी नहीं बोल सकते। आप कोई देखता है वो बोलता है इतना आदमी ये अच्छा नहीं कर रहा है, हमारे देवी देवता सब गाली बोलते हैं इसीलिए। बिल्कुल, धन्यवाद। देश में ऐसे ओवैसी जहां भी होंगे हमको बताइए। हमारे में भगवान ने जितनी भी ताकत दी है वो ताकत हम पूरी लगाएंगे, लेकिन देश के दुश्मनों की, देश के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं चलने देंगे। कम से कम हमारे रहते तो नहीं चलने देंगे, और हम ऐसे इनको मिटाए बगैर जल्दी नहीं जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। अगले कॉलर, जय हिंद। ठीक, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? सुरेश जी, मेरा कहना ये है कि हमारी जितनी भी सरकारें हैं ना, आप इसके पहले भी ये उसके भाई का प्रोग्राम मुंबई में जो हुआ था वो आप दिखाए थे। हाँ। और उसके बाद मैंने कई जगह फोन भी किया था, अपने इलाके में भी किया था। मैं सऊदी अरब से रामनारायण बोल रहा हूँ और रहने वाला बलिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो हमारी जितनी भी सरकारें हैं ना, अभी हमारी मोदी जी आए हैं, हम मतलब हम दिली ख्वाहिश हमारी ये है, जैसे कि मैं अपने झारखंड के बाबा बैजनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जब तक इलेक्शन चला मैंने बोला कि 85 से और 83 के बीच में ही आ रहा है एकदम से, वही आया। लेकिन हमारी सारी सरकारों को चूड़ियां पहननी चाहिए, क्योंकि एक जो कुत्ता है, अभी आप देख लो हमारे गांव में जो कुत्ता पागल हो जाता है उसको क्या करते हैं हम? या तो लाठी डंडा मारते हैं और मतलब उसको हम मार ही देते हैं। तो ये हमारी, जैसे कांग्रेस के टाइम में भी इसने बोला है सब दोनों भाइयों। धन्यवाद। इस देश के लोगों के मन में कितना गुस्सा है, विदेश में रहते भारतीय के मन में भी कितनी आग है, हम समझ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है इस हिंदुस्तान को, जो वीरों का हिंदुस्तान जाना जाता था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारियों की फौज जिस भारत माता ने दी, वहां पर अब मुंह बंद करके बैठने वालों की सादात इतनी बड़ी है। ओवैसी जैसे भूख रहे हैं, इस देश को डंक मारे, इसका जितना दुख है उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि इस देश में मौन बैठने वालों की संख्या ज्यादा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।